गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में कि कंप्यूटर्स में हार्डवेयर टर्म जो होती है उसका क्या मीनिंग है एंड सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इज बेसिकली आपके सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर बोला जाता है। फिजिकल कंपोनेंट्स मींस जो हमारे सामने प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। बहुत जगह पे यही डेफिनेशन लिखी हुई मिलती है कि ऐसे कंपोनेंट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा टेक्निकली अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है? हार्डवेयर बोला जाता है। फाइन। तो अ कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मींस ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हार्डवेयर। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर रन नहीं करेगा। रन करने का मतलब कि उसे जो कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू ही दी जाती हैं। फाइन। तो हार्डवेयर क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, बड़ी इजी सी डेफिनेशन है कि आपके सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या हैं जो कि हमारे पास फिजिकली हमारे सामने अवेलेबल होते हैं। फाइन। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिकली एप्लीकेशंस होती हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को या स्पेशल लैंग्वेजेस जिन्हें हम बोलते हैं उनको यूज करते हुए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। और उन प्रोग्राम्स में क्या लिखा जाता है? इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताती हैं कि कंप्यूटर क्या टास्क परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हम स्पेशल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। मींस आपके कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं या यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर्स। क्या बोलते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे आप गेम प्ले कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, या फिर आप कोई पीडीएफ रीडर यूज कर रहे हैं, तो ये सभी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आप जब अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें चाहे आप एमएस ऑफिस का यूज कर रहे हैं जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट्स है, चाहे आप वहां पे कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, सॉन्ग प्ले करने के लिए आपके पास MP3 प्लेयर्स हैं, MP4 प्लेयर्स हैं, तो ये सभी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इन्हीं की हेल्प से आपका कंप्यूटर क्या करता है? कोई भी तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही दैट अ प्रोग्राम इज व्हाट, कि जो प्रोग्राम है वो क्या होता है। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सीक्वेंस ऑफ व्हाट? इंस्ट्रक्शंस। फाइन। तो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? आपकी स्टेटमेंट्स मैंने कहा था। जैसे मान लिया कि आपने लिखा सपोज सम इज इक्वल टू 15 प्लस 10, या आपने लिखा सम इज इक्वल टू a प्लस b। तो कंप्यूटर के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन है कि वो a एंड b दो वेरिएबल्स लेगा, जो भी उनकी वैल्यूज होगी उन वैल्यूज का सम करेगा, एडिशन करेगा, और एडिशन करके कहां स्टोर कर देगा? सम में। तो ये जो लिखी जाती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। फाइन। इट इज द सॉफ्टवेयर विच गिव्स हार्डवेयर इट्स कैपेबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि जो हार्डवेयर है वो कब रन करेगा? जब सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी तभी रन करेगा। मींस जो हार्डवेयर की कैपेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है।
कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से डिजाइन किया गया है। सॉफ्टवेयर जितना अच्छा डिजाइन होगा, जितनी अच्छी तरीके से हम सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, उतना ही अच्छा आपका हार्डवेयर रन करेगा। फाइन। हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज विदाउट सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट हार्डवेयर। मींस ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट्स हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना काम नहीं करेगा और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना नहीं काम करेगा। मींस अगर हार्डवेयर रन करना है कंप्यूटर में तो आपको आपके पास उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और अगर आपको सॉफ्टवेयर को रन करना है तो किस पे रन करोगे? एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या होता है? सॉफ्टवेयर को कई जगह पे ये भी डेफिनेशन लिखी जाती है कि ऐसा कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसे हम टच नहीं कर सकते। मींस वो क्या है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में अवेलेबल है, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में अवेलेबल है, जिसे हम सॉफ्ट कॉपी भी बोलते हैं। तो उस सॉफ्ट कॉपी को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। तो मींस दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना काम नहीं करेगा और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं करेगा। फाइन। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। अब देखो, सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर को उनके काम के अकॉर्डिंग, काम करने के तरीके के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं उनके फंक्शन के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैटेगराइज करने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहां पे हमारे पास सॉफ्टवेयर तीन तरह के हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फाइन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फाइन। तो अब ये क्या है? तीन कैटेगरीज हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर्स दैट आर डिजाइन टू ऑपरेट द होल सिस्टम। सिस्टम मतलब आपका कंप्यूटर। जैसे आपका सीपीयू है, सीपीयू को रन करने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं विंडोज, यूज करते हैं ना विंडोज, या फिर आप बात कर सकते हैं आईओएस, अगर मोबाइल में हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड, ठीक है। ऐसे ही अपने पास मैक, तो ऐसे ही अपने पास होता है लिनक्स, यूनिक्स। तो ये सभी क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये सभी क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को रन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लिया कि आप अपने लैपटॉप से प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर क्या एक हार्डवेयर है? उस हार्डवेयर को आपने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, तो क्या प्रिंटर डायरेक्टली काम करने लगता है? नहीं। आपको क्या करना पड़ता है? जो प्रिंटर एक हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के जो ड्राइवर्स होते हैं, उस हार्डवेयर को रन करने के लिए जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को पहले आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइवर्स। तो जब वो ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे तभी हार्डवेयर मतलब प्रिंटर आपका डिटेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह से आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं, चाहे आप पेन ड्राइव कनेक्ट करें, चाहे आप प्रिंटर कनेक्ट करें, चाहे आप स्कैनर कनेक्ट करें, चाहे आप वेबकैम कनेक्ट करें, चाहे आप स्पीकर्स कनेक्ट करें, तो इन सभी के क्या होते हैं? सिस्टम के पास ड्राइवर्स होते हैं। जैसे साउंड ड्राइवर्स, साउंड ड्राइवर्स किसके लिए? आपके स्पीकर्स के लिए। तो ये सभी क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो मींस जो ड्राइवर्स हो गए या ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सबको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का काम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना होता है। स्पेसिफिक फंक्शंस को रन करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डिजाइन किए जाते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में गेम प्ले करते हैं, तो क्या गेम पे आप मूवी देख सकते हैं गेम एप्लीकेशन में? नहीं। आप मूवी देख रहे हैं, सपोज वीएलसी प्लेयर यूज कर रहे हैं या मीडिया प्लेयर क्लासिक यूज कर रहे हैं, तो क्या आप उस पर गेम खेल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी फंक्शनैलिटी क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोग्राम को रन करना है, एक स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन को रन करना है, ना कि सभी तरह के। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी हमने पढ़ा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या ड्राइवर,
तो वो क्या करता है, पूरे सिस्टम की फंक्शनिंग को डिसाइड करता है कि ये कैसे फंक्शन करेगा। लेकिन जो एप्लीकेशंस डिजाइन की जाती हैं, जैसे आप अपना एक एप्लीकेशन है जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है, जैसे अपने एडोब की एप्लीकेशन यूज करते हैं, एडोब स्कैन, कैम स्कैनर यूज करते हैं, तो ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनका काम क्या है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। ठीक है, तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को ही स्कैन करेंगे, उसमें आप सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते। एक MP3 प्लेयर है तो वो सिर्फ क्या करेगा, ऑडियो सॉन्ग्स ही प्ले करेगा, वीडियो नहीं करेगा। MP4 है, वो क्या कर सकता है, वीडियो सॉन्ग्स को प्ले कर सकता है। तो मींस ऐसी एप्लीकेशंस जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन की जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। इसी तरह से हमें क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी प्रोवाइड करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को अगर हम बात करें तो जैसे मान लिया कुछ हमारे सिस्टम में इनबिल्ट हमें सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, जैसे नोटपैड की मैं बात करता हूं, पेंट की बात करता हूं, जैसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, तो ये सभी हमारे पास क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। देखो यहाँ पे कैटेगराइजेशन शो किया गया है। सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया 3 तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर हमारे पास क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, डेफिनेटली मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया था। जैसे आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो सी लैंग्वेज क्या है, एक स्पेशल लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करना होता है हमारे मशीन की लैंग्वेज में, तो उसके लिए ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं। और ट्रांसलेटर में देखो 3 तरह की कैटेगरीज हैं, कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर, तीनों का काम अलग अलग होता है, अभी बताऊंगा आपको मैं क्या होता है। इसी तरह से हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनमें जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हैं एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। जर्नल पर्पस तो जैसे मान लिया कि मैंने नॉर्मली एक MS वर्ड की एप्लीकेशन डिजाइन करवा दी, तो वो एक जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर है, मींस उसमें हम किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। लेकिन कस्टमाइज्ड में क्या होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाते हैं। जैसे मैं मेरे इंस्टीट्यूट के लिए डिजाइन करवाना चाहता हूं, तो उसमें क्या होगा कि मैं चाहता हूं मैं बच्चों की फीस का रिकॉर्ड रख सकूं, मैं बच्चों के एकेडमिक्स का रिकॉर्ड रख सकूं, तो ये क्या होगा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा, जो मैं मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। जरूरी तो नहीं है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वही किसी दूसरे कंप्यूटर सेंटर की भी हो, नहीं हो सकती। जो रिक्वायरमेंट एसेंट क्लासेस की है वो जरूरी नहीं है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की भी हो। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। और वो भी क्या होते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को एक ही बार में चेक करता है कि क्या आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को फॉलो किया है या नहीं किया। पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेक करेगा कि क्या आपने जो स्ट्रक्चर लिखा है, क्या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं है तो वो आपको एरर शो करता है कि आपने ये गलतियां या ये एरर्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में की हैं। इसी तरह से हमारे पास होता है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज कब आई थी, सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज थी और उस लैंग्वेज को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना था, और उसके लिए हमें क्या चाहिए था, असेंबलर चाहिए था। फिर बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है। कंपाइलर एक ही बार में करता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक एक लाइन को इंटरप्रेट करेगा और उसका जो भी मीनिंग होगा उस लाइन का, वो मीनिंग जनरेट करेगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं, वो कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी भी होती हैं जो कंपाइल भी होती हैं और इंटरप्रेट भी होती हैं, जैसे जावा। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ इंटरप्रेटर काम करता है, जैसे पाइथन। ठीक है, और असेंबलर कहां काम आएगा, असेंबली लैंग्वेज के लिए। समझ में आ गया ये बात है ना, इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है।
अब देखो यहां पे अपने पास जो स्लाइड्स हैं ये डिस्क्राइब कर रही हैं, अपने एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको क्या बताया। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर that is directly related to coordinating computer operations and performs tasks associated with controlling and utilizing computer hardware. मींस अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूटिलाइज करना है, कंप्यूटर के हार्डवेयर से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करना है, तो हमें क्या चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। These programs assist in running application programs and are designed to control the operations of a computer system. Means पूरे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या दिए हुए हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको बताया अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, मैक, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं, जैसे आपने देखा होगा अब विंडोज 2000 थी, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। अभी हम कौन सी यूज कर रहे हैं? विंडोज 10 एंड 11 दोनों चल रही हैं। अभी मोस्ट रिसेंट जो वर्जन है वो क्या है? विंडोज 11 है। क्लियर? अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखो इसके बिना आपका सीपीयू काम नहीं करेगा। जब तक आपके कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक वो यूजलेस है, आप उससे कुछ नहीं कर सकते। मींस सबसे पहला काम क्या होता है? आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है। क्लियर? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल and supervise the hardware of a computer and also provide services to the application software programmers and users. Fine. देखो ये कैसे काम करता है, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताता हूं कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे मान लिया कि अपने ये हमारा यूजर है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है जी, अब यूजर को हार्डवेयर यूज करना है। ठीक है, तो हार्डवेयर को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इंटरफेस चाहिए। हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि इंटरफेस में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दो तरह के इंटरफेस होते हैं, कैरेक्टर यूजर या फिर ग्राफिकल। ग्राफिकल में आइकन्स होंगे, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन प्रोवाइड करेगा? कोई सॉफ्टवेयर होगा, और वो सॉफ्टवेयर कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है, जो क्या करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो किस पे करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। किस पे करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। क्या आपके मोबाइल से, अगर मैं आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं, मैं आपके मोबाइल में एंड्रॉयड करप्ट हो गया, तो क्या आप किसी एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे? नो। अगर हमारी विंडोज जो हम लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो उनमें से विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी भी कारणवश काम करना बंद कर गया, तो क्या कोई एप्लीकेशन यूज हो पाएगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन किसके भी आप पे काम करी है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग में होना जरूरी है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप चाहे एमएस ऑफिस इंस्टॉल करें, चाहे एडोब रीडर करें, चाहे विनरार करें, चाहे कोई मीडिया प्लेयर करें, चाहे आप कोई गेम इंस्टॉल करें, इन सबको इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो इट मींस यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन बैठा है? ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा है। वो ही ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मींस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला काम है कि आप अपने सिस्टम में एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, जिसके लिए वो हार्डवेयर डिजाइन किया गया है। क्लियर? ठीक है, जैसे ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एग्जांपल्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम बात करते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये भी मैंने अभी आपको बताया। देखो क्या करेगा? कंपाइलिंग प्रोसेस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अपने प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट करना? बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड क्या है? मशीन लैंग्वेज है। क्या है? मशीन लैंग्वेज। मींस आपका कोड किसमें कन्वर्ट होगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, तभी मशीन उसको क्या कर पाएगी? रीड कर पाएगी। क्लियर?
देखो, जैसे हाई लेवल सोर्स कोड, मान लिया कोई प्रोग्राम, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए आपने कोड लिखा, वो कोड कहां जाएगा? कंपाइलर के पास जाएगा, और कंपाइलर किस में कन्वर्ट कर देगा? मशीन कोड में, और उस मशीन कोड को आप किसी भी प्रोसेसर के पास भेजेंगे, वो काम कर देगा। मींस प्रोसेसर के पास जब कोड जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा? बाइनरी में जाएगा, मशीन कोड में जाएगा, वो ही समझ पाएगी बस, और प्रोसेसर किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता है। देखो, इंटरप्रेटर क्या करता है? इट्स अ ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। देखो, मैंने आपको बताया था कि इंटरप्रेटर कौन सी लैंग्वेज यूज करती है? पाइथन, ठीक है। तो देखो यहां पे हमारा एडिटर, मतलब जहां हम कोड लिख रहे हैं, कोड ने एक सोर्स फाइल बनाई, सोर्स फाइल पाइथन इंटरप्रेटर के पास गया। पाइथन इंटरप्रेटर के पास दो चीजें हैं, कंपाइलर है और एक वर्चुअल मशीन है। कंपाइलर आपके कोड को बाइट कोड में बदल देगा, ये लाइब्रेरी मॉड्यूल से कनेक्टेड रहेगा, और वर्चुअल मशीन एक रनेबल प्रोग्राम बना के दे देगी जिसे आपकी मशीन रन कर सकती है और आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे सकती है, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल पाइथन का दिया हुआ है। पाइथन में जो सोर्स कोड लिखते हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .py होता है। मींस पाइथन में जो प्रोग्राम सेव होता है .py एक्सटेंशन के साथ होता है। जैसे हमारा ऑडियो सॉन्ग है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .mp3। वीडियो है तो .mp4 होता है ना, या .avi, .mkv, ये एक्सटेंशन होते हैं फाइल के, जो बताते हैं कि फाइल्स का मोड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे .py है, .py को पाइथन इंटरप्रेटर किसमें कन्वर्ट कर देता है? बाइनरी में, और बाइनरी से आपको क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है। क्लियर? तो जैसे मान लिया कि अपने यहाँ पे कोई भी सपोज जैसे अपने मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन में भी अपने क्या करते हैं? कोई पासवर्ड लगा देते हैं। सपोज जैसे कोई मोबाइल फोन है जिसका पासवर्ड है 0208, ठीक है। तो 0208 पासवर्ड के थ्रू आपने मोबाइल ओपन किया, तो मोबाइल ओपन कर लिया, तो उससे आपको लगा कि भाई हमने 0208 एंटर किया है तो हमारा मोबाइल ओपन हो गया, मेरे मोबाइल का पासवर्ड ये है। आपने 0208 एंटर किया, लेकिन कंप्यूटर 0208 नहीं, उसके पास किसी और फॉर्मेट में क्या जाता है? इंस्ट्रक्शन जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि आप अपने मोबाइल में कोई भी इनपुट देते हैं, तो वो आपका जो इनपुट है वो आप अपनी लैंग्वेज में दे रहे हैं जिसे आप समझते हैं, लेकिन वो जो आपने इनपुट दिया वो पहले मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और फिर ही उसका प्रोसेसर उसको रीड कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बॉट बाय द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। बताया था मैंने आपको कि स्पेसिफिक मतलब एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस या टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। Say for example, making a document or making a presentation or handling inventory or managing the employee database। जैसे आप लोग MS Excel सीखते हैं तो उसमें हम क्या बनाते हैं? एक शीट बनाते हैं, और शीट में क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं। प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, आप लोगों ने बनाना सीखी है। प्रेजेंटेशन में क्या होती है? हमारे पास स्लाइड्स होती हैं, है ना। तो ये सारे काम किसकी हेल्प से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। आपने देखा होगा कि जो मान लिया कि काम MS पावर पॉइंट कर रहा है, क्या वही काम MS Excel भी करता है? नहीं, क्योंकि दोनों के फंक्शन ही अलग अलग हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? जनरल पर्पस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बोला जाता है, और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब जनरल पर्पस और मैंने आपको कस्टमाइज ऑलरेडी बता चुका हूं। जनरल पर्पस मीन सबके लिए जो डिजाइन किए गए हैं, जो सब यूज करेंगे, ठीक है। मान लिया MS ऑफिस डिजाइन किया गया, तो वो मेरे लिए अलग और आपके लिए अलग थोड़ी है, दोनों के लिए सेम है ना। अगर हम MS ऑफिस 2010 यूज कर रहे हैं, तो MS ऑफिस 2010 की जो फीचर मेरे लिए है वही आपके लिए है, लेकिन एसेंट क्लासेस के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ वो सॉफ्टवेयर किसी और इंस्टीट्यूट का तो नहीं हो सकता, वो मैंने मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करवाया, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। देखो, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, परचेजिंग सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, होटल मैनेजमेंट, रिजर्वेशन सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, है ना। ये कस्टमाइज्ड होते हैं सारे। जैसे मान लिया कि आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो हर स्कूल का वर्किंग पैटर्न अलग अलग होगा, हर स्कूल के पास फीचर्स अलग अलग होंगी, स्टाफ अलग अलग होगा, तो वो सारा क्या रहता है? कस्टमाइज्ड रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट वी कम टू मेमोरी कॉन्सेप्ट्स। अब हम बात करेंगे कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सीपीयू। बिना मेमोरी के आपका ब्रेन जिस तरह से काम नहीं करता, उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम भी मेमोरी के बिना काम नहीं करता है। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। आप जो भी इनपुट दे रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस पास हो रही हैं, चाहे वो कंप्यूटर आपको दे रहा है, चाहे आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, उन सबका स्टोर होना जरूरी होता है। बिना स्टोरेज के वो इंस्ट्रक्शंस काम नहीं करती हैं। ठीक है? एवरी मेमोरी चिप कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस इन द कंप्यूटर। द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। मींस जो आपका डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में। बिट क्या है? आपके कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट, कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? अगर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? 1 बिट। मींस आपका डेटा कम से कम 1 बिट का होगा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है? तो सबसे छोटी यूनिट है 1 बिट। अब देखो 4 बिट से मिलकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं 1 नीबल। क्या बोलते हैं? 1 नीबल। एंड जो 8 बिट्स से मिलकर बनता है उसे हम बोलते हैं 1 बाइट। क्या बोलते हैं? 1 बाइट। मींस एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं? 4। 1024 बाइट्स मिलकर बनते हैं 1 किलोबाइट। ठीक है? 1024 बाइट्स मिलकर बनते हैं 1 किलोबाइट। इसी तरह से, जिसे हम शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? केबी। क्या बोलते हैं? इसी तरह से हमारे पास केबी के बाद आता है एमबी, एमबी के बाद आता है जीबी, जीबी के बाद आता है टीबी एंड सो ऑन। मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है? तो ये क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं। ठीक है? अब देखो, अ बिट इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी। अ नीबल इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, 8 बिट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल बाइट। बताया मैंने भी आपको। विच इन टर्न रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर। मींस जो आपका कैरेक्टर होता है, अगर आप कीबोर्ड से ए अकेली एक की प्रेस करते हैं ए, तो जो ए का साइज होगा वो कम से कम कितना होगा? 1 बाइट। कितना साइज होगा? 1 बाइट। मींस जो कैरेक्टर का साइज होता है, ए कैरेक्टर का साइज कितना होता है? 1 बाइट होता है। हमेशा याद रखना ये। ठीक है? अगर 10 कैरेक्टर हैं तो वो कितने बाइट के होंगे? 10 बाइट्स के। 20 कैरेक्टर हैं तो 20 बाइट के। एक कैरेक्टर का साइज हमेशा क्या रहता है? 1 बाइट। मतलब एक कैरेक्टर 8 बिट्स का होता है। देखो ये मेमोरी यूनिट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। दैट केबी का मतलब क्या है? 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट्स एंड 1 एक्साबाइट्स इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट्स। और भी होती हैं यूनिट्स। ठीक है? ये देखिए, एक्साबाइट्स के बाद क्या है? जेटाबाइट एंड योटाबाइट। यहां पे भी एंड नहीं है, इससे भी आगे होती हैं, लेकिन आपके लिए इतनी सफिशिएंट है, इतना जान लें तो आप। ठीक है? ब्रोंटोबाइट भी होती है, पिकोबाइट भी होती है। ठीक है? तो वो आगे यूनिट्स हमारे पास होती है। अब देखो, ये आपके पास मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि मेमोरी में आपके पास कैसे, किस तरह से जो है वो डेटा सेव रहता है। ठीक है? देखो, परमानेंट स्टोरेज एरियाज होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, जिसमें हमारे पास सीपीयू के खुद के रजिस्टर्स होते हैं। कैशे मेमोरी होती है, लेवल 1 और लेवल 2, इवन लेवल 3 भी होता है। रैम में हमारे पास 2 तरह की रैम होती है, फिजिकल एंड वर्चुअल। फिर हमारे पास क्या होते हैं? रोम होते हैं, बायोस, रिमूवेबल डिवाइसेस, नेटवर्क एंड इंटरनेट स्टोरेज एंड हार्ड ड्राइव्स। ठीक है? अब देखो, टाइप्स ऑफ मेमोरी में 3 तरह की मेमोरी होती है हमारे पास। क्या क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में आपको मैं पहले ब्रीफली बताऊंगा, फिर अपने डिटेल में चलते हैं। देखो, प्राइमरी मेमोरी क्या है?
प्राइमरी मेमोरी आपके सिस्टम की एसेंशियल मेमोरी है। क्या है? एसेंशियल, जरूरी मेमोरी, जिसके बिना आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? आपके सिस्टम की एसेंशियल मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? रैम एंड रोम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? रैम एंड रोम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमने लिखा है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी आपके सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। ये मेमोरी जो होती है वो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती आपके सिस्टम पे। जैसे रैम तो फिजिकली प्रेजेंट होती है, लेकिन कैशे मेमोरी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है। ये रैम का ही हिस्सा होती है। ठीक है, जिसे रैम खुद क्रिएट करती है अपने काम को आसान करने के लिए। और फिर हमारे पास आती है सेकेंडरी मेमोरी। ये होती है लार्ज मेमोरी, जिसमें आप अपना किसी भी तरह का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। आपने मूवीज स्टोर करके रखनी है, आपने अपने कंटेंट को स्टोर करके रखना है, तो वो आपके प्राइमरी मेमोरी में नहीं रहता है। वो डेटा कहां पे स्टोर रहता है? सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। ठीक है, तो देखो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। किस तरह की मेमोरी है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम and the data during the execution of the program, and it is directly accessible to CPU. Means प्राइमरी मेमोरी को आपका CPU क्या है? डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। देखिए, जैसे अपने यहां पे अगर अपने बात करें तो ये देखो, ये प्राइमरी मेमोरी के आपको एग्जांपल्स दिखाए गए। ये क्या है? ये रोम है, और ये क्या है? रैम है। क्या है ये? रैम। ठीक है, अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है। एक तो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये स्लाइड में कुछ इशू है, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि एक तो है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे बोला जाता है? रैम को। ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास रोम, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि रैम क्या होती है। देखो, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, द मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी डिजायर्ड लोकेशन रैंडमली। ठीक है, इसका नाम रैंडम एक्सेस क्यों मिला? कि आप इस मेमोरी को रैंडमली कहीं, किसी भी, इस मेमोरी से किसी भी लोकेशन को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। जो रैम होती है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। रैम का काम क्या है? ध्यान से सुनना। जब भी आप अपने सिस्टम पे किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, आपने कुछ भी प्ले किया, आपने एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड ओपन किया, आपने चाहे एक सॉन्ग प्ले किया, तो उस सॉन्ग को प्ले होने के लिए, मींस एग्जीक्यूट होने के लिए जो मेमोरी चाहिए, वो कौन देता है? रैम देता है। कौन देता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मींस अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो कहां पे आके एग्जीक्यूट होगा? रैम में आके एग्जीक्यूट होगा। बिना रैम के वो नहीं हो सकता। मैंने बोला कि रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या है? कि इसमें डेटा परमानेंटली नहीं रहता, इसमें डेटा टेम्परेरीली रहता है। मींस टेम्परेरीली कैसे? कि कब तब तक ही रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। जैसे ही आपने सॉन्ग को क्लोज किया, वैसे ही वो रैम से हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, आप एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे, आपने उस डॉक्यूमेंट को फॉर एग्जाम्पल सेव नहीं किया, और इतने में लाइट चली गई और आपका पीसी ऑफ हो गया। तो क्या जब आप पीसी ऑन करते हैं तो क्या वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो रैम में था। आपका काम था उसे रैम से अपनी हार्ड ड्राइव या एसएसडी जो भी आपने लगा रखी है, या कोई भी सेकेंडरी डिवाइस जो आप यूज कर रहे हैं, वहां पे लेके जाना, वहां पे सेव कर देना। लेकिन आपने नहीं किया, तो इसीलिए क्या हुआ कि जैसे ही सिस्टम ऑफ हुआ और आपने दोबारा ऑन किया, तो रैम में से वो डेटा हट गया और आपके पास वो सेव्ड फॉर्म में
नहीं मिला। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो रैम होती है वो क्या है, टेम्परेरी है, तब तक ही मिलेगी जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है। जैसे ही प्रोग्राम को आपने क्लोज किया या आपका सिस्टम ऑफ हो गया, वैसे ही रैम से डेटा हट जाएगा। रैम के इस टेम्परेरी स्टोरेज नेचर को बोलते हैं वोलेटाइल। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। कि रैम जो होती है वो नेचर में क्या होती है, वोलेटाइल होती है। ठीक है, तो देखो, द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट वी इनपुट इनटू द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन द रैम। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दो, वो सबसे पहले कहां जाके स्टोर होएगी, रैम के अंदर। इट इज अ रीड राइट मेमोरी, सो डेटा कैन बी बोथ रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू द रैम। कि आप रैम में कुछ डेटा राइट भी कर सकते हैं और रैम से डेटा रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है। एंड loses its contents when the power is switched off or interrupted। कि या तो कोई इंटरप्ट हो गया या आपका पावर ऑफ हो गया, तो वैसे ही डेटा यहां से हट जाएगा। Nowadays RAMs are available in gigabytes. The normal memory access time of a RAM is 20 to 80 nanoseconds। बहुत ही छोटा सा टाइम होता है, बहुत ही कम टाइम होता है जिसमें वो डेटा आपको रीड करके दे देते हैं। जो रैम है मार्केट में आपने सुना होगा 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB रैम्स अवेलेबल हैं। महंगी होती हैं, साइज कम होता है, महंगी होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनका काम सिर्फ क्या करना है, प्रेजेंट जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं आपके सिस्टम पे, सिर्फ उनको स्टोर करना। रैम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। देखो, रैम की 2 कैटेगरीज होती हैं, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, जिसे शॉर्ट में डी रैम एंड एस रैम भी बोलते हैं। देखो, डायनेमिक रैम क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड अ कैपेसिटर दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। जो डी रैम है किससे मिलकर बनी होती है, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर से, जो क्या करती है, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज उसे मिलता है उसे स्टोर करती है। द डी रैम्स आर फिजिकली स्मॉलर, चीपर एंड स्लोअर मेमोरीज। साइज में छोटी होती हैं, सस्ती होती हैं, और इनका जो बेसिकली ये क्या होती हैं, स्लो भी होती हैं। They are slower because the data stored in them needs to continuously refreshed and this consumes lots of processor time। देखो, अगर कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो एक ही सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है, तो आपका आंसर होगा डी रैम। डी रैम क्या है, बहुत ज्यादा बार रिफ्रेश होती रहती है, और रिफ्रेश होने के कारण इसका काफी सारा टाइम तो उसी में ही चला जाता है। ठीक है, each refresh operation takes several CPU cycles to complete. This is because the capacitor tends to lose charge over a period of time which needs to be refreshed again and again। मींस जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करके रखना, तो वो जो चार्ज है वो लॉस हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसे बार बार रिफ्रेश होना पड़ रहा है, और रिफ्रेश होने के लिए मेमोरी, उसका जो कंजप्शन है चार्ज का वो तो लगेगा ही, तो इसीलिए ये मेमोरी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। फिर बात करते हैं स्टैटिक रैम की। दिस टाइप ऑफ रैम इज लार्ज इन फिजिकल साइज बट इज एन एक्सपेंसिव एंड फास्टर मेमोरी। ठीक है, ये क्या होती है, फास्टर होती है लेकिन महंगी होती है। ठीक है, इट इज फास्टर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ये किनसे बनती है, फ्लिप फ्लॉप से, टू स्टोर डेटा, एंड दीज फ्लिप फ्लॉप्स डू नॉट रिक्वायर एनी रिफ्रेशिंग। फ्लिप फ्लॉप में जो डेटा स्टोर होता है उसको किसी भी तरीके से रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, और रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगी, ये फास्टर हो जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये क्या होती है, डायनेमिक रैम के कंपैरेटिवली महंगी होती है। Static RAM is also volatile and is easier to use as compared to dynamic RAM. These are used in specialized applications। ठीक है, ये देखो, ये रैम का पिक्चर है, आपको नजर आ रहा होगा, ये रैम कुछ इस तरह से आपको दिखती है। ठीक है, देखो, डी रैम और एस रैम का कंपैरिजन शो किया गया है। दैट स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, वैसे तो मैं बता चुका हूं, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये क्या करती है, कैपेसिटर का यूज करती है
ठीक है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट में किसी भी मेमोरी बिट को स्टोर करने के लिए ये फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करती है ईच बिट टू स्टोर ईच बिट ऑफ मेमोरी, सो डज नॉट नीड टू बी पीरियोडिकली रिफ्रेश्ड, फास्टर है, एक्सपेंसिव है। ये क्या है, रियल कैपेसिटर्स दैट लीक चार्ज, सो कैपेसिटर्स नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करता है ना, वो टाइम के साथ ऑटोमेटिकली लीक भी होता है, तो इसीलिए उसे बार बार उसमें चार्ज स्टोर करना पड़ता है, तो इसलिए वो रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। और इसकी एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है, वन ट्रांजिस्टर एंड वन कैपेसिटर पर बिट, सो इट हैज वेरी हाई डेंसिटी, ठीक है। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। एक बात और याद रखना रैम के बारे में कि जो मार्केट में रैम है वो आपको कुछ इस तरह से मिलती है, DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। ये जो कैटेगराइजेशन है ये उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग है। DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट। DDR का मतलब क्या होता है, डबल डेटा रेट, ठीक है। DDR का मतलब क्या है, डबल डेटा रेट। तो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, तो इनमें सबसे फास्टर कौन है, DDR4 है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोम। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, नेचर में नॉन वोलेटाइल होती है, ये टेम्परेरी मेमोरी नहीं होती, इसमें जो डेटा एक बार स्टोर कर देते हैं वो परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है। इट्स नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दैट इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट इज नॉट लॉस्ट इवन इफ द पावर सप्लाई गोज, कि चाहे पावर सप्लाई चली भी जाए तब भी इसमें डेटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। It's used for the permanent storage of information. It also possesses random access property. Information cannot be written into a ROM by the user or programmers. ठीक है, in other words, the contents of ROMs are decided by the manufacturer. Means जो ROM में डेटा राइट होता है वो कोई यूजर या प्रोग्रामर नहीं लिखता, वो कौन लिखता है, जो उस ROM को मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसने लिखा है, तो हम तो चेंज नहीं कर सकते उसे, तो इसीलिए उसमें डेटा क्या रहता है, परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोम, जिसमें अपने पास सबसे पहले आती है पी रोम। इट्स द प्रोग्रामेबल रोम। इट्स कंटेंट्स आर डिसाइडेड बाय द यूजर। द यूजर कैन स्टोर परमानेंट प्रोग्राम्स, डेटा एक्सेट्रा इन अ पी रोम। द डेटा इज फेड इनटू इट यूजिंग अ पी रोम प्रोग्राम्स। देखो जो पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी रोम जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू लिख सकते हैं जिसमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पी रोम बोलते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव द ईपी रोम, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम ऐसी रोम जिसमें से डेटा को इरेज किया जा सकता है, लेकिन इरेज ऐसे नहीं होगा कि आपने चलो इरेज का बटन आ गया उस पर क्लिक कर दिया और इरेज हो गया, नहीं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से डेटा इरेज करने के लिए आपको अल्ट्रा वायलेट रेज पास करनी पड़ती हैं। यूवी रेज की हेल्प से ही आप ईपी रोम में से डेटा इरेज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, द स्टोर्ड डेटा इन ईपी रोम्स कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू यूवी लाइट फॉर अबाउट 20 मिनट्स। जब हम ईपी रोम को 20 मिनट तक यूवी लाइट्स रेज के अंदर रखते हैं, तब इसमें से डेटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। इट्स नॉट इजी टू इरेज इट बिकॉज द ईपी रोम आईसी हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर एंड देन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। द एंटायर डेटा इज इरेज्ड एंड द नॉट सिलेक्टेड पोर्शंस बाय द यूजर। ऐसा नहीं कि कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया, कुछ रह गया, होगा तो सारा, नहीं तो नहीं होगा। और उसके लिए आपको ईपी रोम को हटाना पड़ेगा बोर्ड से, उठा के उसको यूवी रेज के अंडर लाना पड़ेगा, फिर ही इरेज होगा, ऐसे नहीं होता है। और फिर आती है डबल ईपी रोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हेल्प से इरेज किया जा सकता है, उसमें यूवी रेज की हेल्प से, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हेल्प से, ठीक है। अप टू 10,000 टाइम्स आप डेटा क्या कर सकते हैं, इरेज करके दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। कितनी बार, 10,000 बार तक आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? एंड इफ वी टॉक अबाउट द फ्लैश मेमोरी, it's an electrically erasable and programmable permanent type memory. It uses one transistor memory, all resulting in high packing density.
लो पावर कंजप्शन, लोअर कॉस्ट एंड हायर रिलायबिलिटी। ठीक है, एक फ्लैश मेमोरी होती है, वो भी क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हेल्प से इरेज की जा सकती है। इट्स यूज्ड इन ऑल पावर डिजिटल कैमरास, एमपी प्लेयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था रैम एंड रोम के बारे में, जो आपके सिस्टम की क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, फिर हमने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड देन मेमोरी के बारे में पढ़ा। और मेमोरी में हमने डिस्कस किया ओनली प्राइमरी मेमोरी को। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कैशे मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को। सो थैंक यू ऑल।